अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप खैर होंगे। तो एक और वीडियो आपके खैर नाज़िर है। भाई इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो भाई भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया आना चाहता है, ठीक है, वो आज़ाद वीज़ा हो उस पर आना चाहता है, तो क्या क्या प्रोसेस है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू इन दिस वीडियो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जितना मेरा खुद एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ में शेयर कर दूं। भाई यहाँ पे आपको पता है, मुझसे कमेंट पे लोग पूछ लेते हैं या मैसेज कर लेते हैं, मुझसे पूछ लेते हैं कि भाई हम अगर आज़ाद वीज़े पे आना चाहता है तो पहले वीज़ा बता दे कि वीज़ा किस पे आना चाहिए, और अगर आएंगे तो उस वीज़े पे कितना खर्च आएगा। तो वो तो टाइम के साथ साथ उसका रेट थोड़ा सा चेंज होता रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप आना चाहते हैं वीज़ा पे तो कोशिश करें कि आप आज़ाद, जो वर्किंग वीज़ा उसको कहते हैं, उस पर आ जाए। तो जो भाई भी अगर आज़ाद वीज़े पे आना चाहता है तो आज़ाद वीज़ा अगर इस तरह वीज़ा होता है, आज़ाद वीज़ा जो वर्किंग वीज़ा उसको कहते हैं, वो ट्रांसफरेबल होता है। अगर आप आमिल मिना पे आते हैं, आमिल मंशा पे आता है, या इस तरह मुख्तलिफ जो है ना, आमिल मतबाक है, इस तरह मुख्तलिफ जो है ना आपको जो महीना है वो मिलेंगे। महीना मतलब प्रोफेशन जो पेशा है। अब यहाँ पे अगर डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से खास हो गए आमिल मंजली, वो यहाँ पे आप अगर आएंगे तो उसमें ये मसला है कि आप जो है यहाँ पे जस्ट एक कफील के साथ, एक सऊदी के साथ आप उनके एक खास ड्राइवर या प्राइवेट ड्राइवर होंगे, तो आप उनके साथ ये काम कर सकेंगे। मतलब जो घरेलू काम होते हैं ना घर के, वो आप उनके साथ होंगे। उसके अलावा आप कहीं भी काम नहीं कर सकते। तो ये अपने सऊदी अरेबिया का अपना एक रूल है, क्योंकि यहाँ पे वो जो सऊदी को जो देते हैं ना ये वीज़ा डोमेस्टिक का, तो ये उनके लिए होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप सही वीज़े पे आ जाए, आज़ाद वीज़े पे। अब उसका खर्चा मुख्तलिफ होता है, मतलब मैं मुख्तलिफ मतलब उसका खर्चा जो है ना वो आपको बता देता हूँ। उसका ये होता है कि आपका जो है ना वीज़ा निकालना पड़ता है। अगर आप वहाँ से निकालते हैं या यहाँ पे आपका कोई जानने वाला हो, यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर उस पर आपके जो है ना एक मेडिकल होता है, फिर उसके बाद आपका जो है ना वो फिंगर लगता है। फिर आपको जो है ना वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आपको एजेंट, जो भी एजेंट हो आपका, वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वो आपको बता देंगे, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ आपने वो उनको कोरियर के थ्रू भेजना होगा। वो जब आप बेचेंगे तो मेडिकल का अपना खर्चा होगा। आई थिंक आजकल जो पाकिस्तान में मेडिकल का खर्चा चल रहा है वो 22,000 रियाल, 22,000 मेरे ख्याल से वो ले रहे, 22,000, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो उस टाइम मेरे ख्याल से 16,000 के 17,000 था, अभी 22,000 तक पहुंच गया है। तो ये मेडिकल की अपनी फीस है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 1700 के 1500 वो आपका बायोमेट्रिक होता है, एतमाद ऑफिस से होता है, तो वो वहां से। हर कंट्री का अपना एक प्रोसेस है, लेकिन मैं पाकिस्तान का बता रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से मुझे पता है। फिर उसके बाद आपको एजेंट को पैसे देने होंगे, उनके मुख्तलिफ चार्जेस है। अगर आप 25,000 देंगे, 30,000, 35,000 इस तरह कुछ है, तो वो आपको बता देंगे फिर उस टाइम। अब जो वीजा पे फुल खर्चा आता है इकामा के साथ वो आपको देते हैं, तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन आपका 8 से 9 या 10,000 तक बन जाता है। टिकट के अलावा 8, 9 या 10,000, उससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आपके इकामे पे होता है। मतलब अगर आप आना चाहते हैं 14 महीने का आपको इकामा मिलता है। इसमें कुछ इस तरह होता है कि 3 महीने का या 6 महीने का भी होता है, लेकिन मोस्टली लोग जो है ना वो 14 महीने का लेते हैं, तो आपकी टेंशन थोड़ी खत्म हो जाती है। तो उसके साथ साथ फिर आपका टिकट अलग से होता है, टिकट पे आपका अलग से खर्चा होगा। वो आपको पता है कि यहाँ पे आप आएंगे तो तकरीबन कम से कम अगर आप देख लिए तो 800 1000 रियाल का तो टिकट जरूर होगा। तो ये जो है ना मैंने आपको दिखा दिया, तो तकरीबन 11,000 तक मैं आपको बता देता हूँ कि आपका इतना खर्चा आएगा, 11 या 12,000। अब आप यहाँ पे आएंगे तो कम से कम आपके पास थोड़ी कैश होनी चाहिए, कैश इतना हो कि कम से कम आप यहाँ पे टाइम गुजार ले। तो आप कोशिश करें कि अपने पास कम से कम ये 5,000 लेके आए, क्योंकि यहाँ पे आपका अकोमोडेशन, अगर कोई भी भाई कोई इसका यहाँ पे फ्रेंड है, कजन है, जो भी है रिलेटिव, अकोमोडेशन की टेंशन ना हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे अकोमोडेशन का फर्स्ट मसला होता है, क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो आपको कम से कम अगर कोशिश करेंगे तो 200 रियाल से कम आपको कोई अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, वो भी सिटी से आउट ऑफ सिटी, सिटी के अंदर महंगा होगा। और आपको रूम शेयर करना होगा, रूम शेयरिंग में आपका थोड़ा सा फायदा होगा उससे। फिर उसके साथ आप आगे जाए तो 300, 400, 500, 600 इस तरह मुख्तलिफ आपको रूम मिलेंगे। अब फिर आपका फूड का खर्चा होगा। तो अगर मंथली में हिसाब लगा तो बहुत ज्यादा आप कोशिश कर लेना कि आप अपने आप पे बहुत ज्यादा सख्ती कर ले, तो आपका 300 रियाल तक खर्चा जरूर आता है, ठीक है, मंथली 300 रियाल। वो तो कम से कम मैंने बता दिए, फिर आप उससे ज्यादा देख ले, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये खर्चा होगा। तो इन सब चीजों को अपने जहन में रख ले। फिर अगर कोई भाई इस तरह कहना चाहते हैं डिलीवरी काम के लिए आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि यार मैं यहाँ पे अपने लिए गाड़ी लूंगा, तो ये जहन में रख ले कम से कम आपके पास 25 से 30,000 रियाल वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सही कंडीशन में गाड़ी लेंगे तो कम से कम आपका 25 से 30,000 तक अच्छी कंडीशन में आपको गाड़ी मिल जाएगी। जी भाई, तो कम से कम 25 से 30,000 रियाल आपकी गाड़ी पे आएगी जब आप गाड़ी लेंगे। तो गाड़ी लेने के बाद फिर आपको या आईडीज वगैरह या किसी फूड कंपनी या कोई भी डिलीवरी का काम हो या जो भी आप करना है वो आप पे डिपेंड करता है फिर। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि कम से कम अगर आप यहाँ पे आते, आपका इकामा सब कुछ वो खर्चा होकर
اس کے بعد آپ یہاں پہ آتے ہیں تو 5,000 آپ کے پاس اپنے ایکسٹرا ہونا چاہیے ایکسپینسز کے لیے, اور کم سے کم 25 سے 30,000 مطلب میکسیمم 35,000 ریال آپ کے پاس ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی مائنڈ سیٹ کے لیے آتا ہے, ہاں اگر کوئی جاب کے لیے آتا ہے تو پھر آپ کی بات جو وہ آپ جاب آپ کی کوالیفکیشن اچھی ہو, بیسٹ ہو, تو آپ یہاں پہ جاب ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر آپ بیسی ٹائم ضائع کریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے گاڑی لے لیں, اس پہ کام کر لیں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنے ذہن میں لے لیں, کیونکہ اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو کم سے کم آپ کا 11-12 ہزار ریال وہ اقامہ ٹکٹ سب کچھ اس پہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنا جو ہے ایکسپینسز ہوگا. تو کوشش کچھ لوگ الگ کی بات ہوتی ہے, کسی کو جلدی جاب مل جاتی ہے, کسی کو ٹائم لگ جاتا ہے, تو کم سے کم آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ 2-3 مہینے آرام سے گزار لیں. اکوموڈیشن کی اگر ٹینشن ختم ہو گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو آپ کے جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو اتنا خرچہ نہیں آئے گا. یہ اس بھائی کو میں بتا رہا ہوں جو بھائی یہاں پہ نیو آتے, ان کو باہر بالکل ان کی سچویشن وہ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ سمجھ رہے. لیکن بھائی کوشش کرے, یہ چیز یاد رکھے کہ جب بھی آپ کسی ایجنٹ سے ویزا لے اس پہ ٹرسٹ ہو آپ کو, آپ ان کو جانتے ہو, ایسا نہ ہو کیونکہ کافی لوگوں کے ساتھ ہیرا پھیری ہو چکی ہے, کافی لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے. ویزا ایک ہوتا ہے چلے جاتے ہیں, ویزا الگ ہوتا ہے, تو کافی لوگوں کو مشکلات ہوتی ہے. آپ جب ایئرپورٹ پہ جب پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ ریاض یا سعودی عرب کے ایئرپورٹ پہ, تو یہاں پہ آپ کو روک لیتے ہیں. تو کافی لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے. جب بھی ویزا خریدے ایسے لوگوں سے خریدے کہ جس کو آپ جانتے ہو, جس کو آپ پہ ٹرسٹ ہو, تو انشاءاللہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں نے کوشش کی کہ میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دی, یہاں پہ ایکسپینسز کے حوالے سے, یہاں پہ خرچے کے حوالے سے, اور آپ کا اقامہ, آپ کا ٹکٹ, وہ سب کچھ. اب اقامہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اگر یہاں پہ کام کرتے ہیں تو اقامہ اگر آپ کا آزاد ہے تو آپ نے خود رینیول کرنا ہوگا, کیونکہ ان کا اپنا ایک حساب ہے, وہ نمبر ہوتا ہے, وہ آن لائن بھی سبمٹ کر سکتے ہیں. آپ کا جو کفیل ہے یا جو ایجنٹ ہے وہ آپ اس کے تھرو بھی جمع کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اگر کفیل یا آپ نے کسی کمپنی کے ساتھ جوائننگ کر لی تو آپ کا فائل وہاں سے ہو جائے گا. تو یہ بات ہے کہ آپ کا جو اقامہ کا ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے گا. میرا خود جو ہے 3 مہینے کے بعد میں نے اقامہ رینیول کرنا تھا جب میں آزاد پہ تھا, تو الحمدللہ میری جاب ہو گئی, تو آلموسٹ 2 ایئرس کا اقامہ وہ میرا رینیول ہو گیا کمپنی کے ساتھ. تو ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ مین چیز وہ اقامہ ہے. تو اقامہ جو ہے اگر آپ کا ختم ہو گیا, مطلب آپ کی جو ہے نا وہ کسی اور پہ ہو گئی, تو کم سے کم آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی. آپ اس کے ساتھ پارٹ ٹائم ہی اپنی جاب یا اپنا کچھ کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ویڈیو تھی, میں نے کہا چلا آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں. امید ہے آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی. جس بھائی کو کوئی بھی کنفیوژن ہو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انفارمیشن کے ساتھ. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.